हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम हिंदी के जो रिमेनिंग 15 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन कंप्लीट किया हुआ है, जो क्वेश्चन नंबर 46 से लेके क्वेश्चन नंबर 60 तक किया है। ठीक है। उससे पहले वाले वीडियो में हमने जो CDP का जो पार्ट है वो ख़त्म कर दिया था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बताना है कि रचना शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है। तो हम लोग ये जान लेते हैं पहले कि रचना शिक्षण के उद्देश्य कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए, साहित्य सृजन की प्रेरणा देना। ठीक है, क्रमबद्धता बनाना, विविध भाषाओं का ज्ञान कराना। ठीक है, या फिर व्याकरण सम्मत कार्य करना। तो इसमें जो रचना शिक्षण का उद्देश्य है वो कौन कौन सा है? साहित्य सृजन की प्रेरणा देना। ठीक है ना, हम लिटरेचर की बात करते हैं तो ये तो उद्देश्य होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, क्रमबद्धता बनाना, ठीक है, ये भी होगा। विविध भाषाओं का ज्ञान कराना, ये भी होगा। इसमें व्याकरण, ठीक है ना, इसमें ग्रामर की बात नहीं होती है। रचना शिक्षण की अगर बात करें, ठीक है, टीचिंग ऑफ कंपोजिशन की बात करें तो उसमें ग्रामर का रोल नहीं आता उतना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, इसमें क्योंकि क्या पूछा हुआ है, रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं पूछा हुआ है, तो कौन सा उद्देश्य नहीं होगा? व्याकरण सम्मत कार्य कराना नहीं होगा। ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 पर जाने से पहले मैं क्या करता हूँ कि 31 को, ये जो रचना शिक्षण है उसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, बिकॉज दिस टॉपिक इज नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट इन हिंदी बट इन इंग्लिश ऑल्सो। ओके, तो टीचिंग ऑफ कंपोजिशन, रचना शिक्षण, इसमें क्या पढ़ते हैं? कंपोजिशन। कंपोजिशन इज द एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स, आइडियाज, फीलिंग्स, ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंसेस इन ओरल और रिटन फॉर्म। ठीक है, सपोज इसका मैं एग्जांपल बताता हूँ। जैसे सपोज हम क्या करते हैं कि ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, या फिर कोई स्टोरी लिखते हैं, तो उसमें क्या कंपोजिशन का बहुत बड़ा रोल आता है। उसमें हम क्या करते हैं, जब भी कोई सपोज ऐसे लिख रहे हैं या फिर स्टोरी लिख रहे हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है ना, अपने आइडियाज़, अपनी फीलिंग्स, ठीक है, उसको एक्सप्रेस करते हैं। जो भी हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है ना, जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, वो या तो ओरल की फॉर्म में या फिर रिटन फॉर्म में उसको क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, अपने मन के विचारों को शुद्ध, स्पष्ट, रोचक एवं क्रमबद्ध रूप से मौखिक या लिखित रूप में क्या करते हैं, अभिव्यक्ति करते हैं। ठीक है। अच्छा, जनरल एम्स ऑफ टीचिंग कंपोजिशन, रचना शिक्षण के उद्देश्य। ठीक है, तो अभी जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा था ना, तो उसमें क्या पूछा हुआ था, उद्देश्य कौन सा नहीं है। ठीक है, तो उद्देश्य जैसे पहला पॉइंट है, टू encourage द स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक मैनर। ठीक है, तो ये जो हम लोग कंपोजिशन बच्चों को जब सिखाते हैं, ठीक है, तो इसका क्या उद्देश्य है, जो रचना शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं? स्टूडेंट्स अगर कंपोजिशन सीखता है, ठीक है, तो जब भी वो सपोज एग्ज़ाम में ऐसे लिखता है या फिर स्टोरी लिखता है, ठीक है, या फिर पोएम लिखता है, तो वो क्या कर पाएगा, वो अपने आइडियाज़ को एक ऑर्गेनाइज मैनर में, ठीक है, और एक सिस्टमैटिक मैनर में उसको क्या कर पाएगा, एक्सप्रेस कर पाएगा। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, टू इनेबल देम टू डेवलप देयर स्किल ऑफ राइटिंग, उनकी जो स्किल ऑफ राइटिंग है वो क्या होगी, वो डेवलप हो पाएगी। ओके। थर्ड पॉइंट, to enable them to use appropriate vocabulary in writing various forms of composition. Fourth point, to enable them for logical presentation of facts and ideas. तो अगर कंपोजिशन की बात करें तो उसमें सपोज कोई स्टोरी की बात करें, अगर स्टोरी लिख रहा है तो हम क्या उसमें क्या करते हैं, अपने फैक्ट्स को, अपने आइडियाज़ को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि वो लॉजिकल लगे। ठीक है ना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 32, अभिक्रमित अनुदेशन विधि के सिद्धांत में सम्मिलित है। ठीक है, तो ये तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। किसका टॉपिक है? प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अभिक्रमित अनुदेशन विधि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो आपको छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आपका हिंदी में जैसे आ गया, ठीक है, ये इंग्लिश में भी पूछ लिया जाएगा, ठीक है, मैथ्स में भी पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो इसको नहीं छोड़ना है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? 32 का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, स्वगति का सिद्धांत। ठीक है, तो इसका जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन अभिक्रमित अनुदेशन विधि, उसका जो सिद्धांत है वो स्वगति का सिद्धांत है। ठीक है।
अच्छा, आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा ये अभिक्रमित अनुदेशन प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है मैंने, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन इज ए सेल्फ लर्निंग टीचिंग टेक्निक इन विच द टेक्स्ट इज प्रेजेंटेड इन शॉर्ट टर्म्स, द स्टूडेंट प्रोसीड्स at his own pace by being active and also keeps on evaluating himself, ठीक है। तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें इसमें क्या होता है कि सेल्फ लर्निंग होती है, ठीक है। बच्चा जो है वो सेल्फ लर्न करता है, और इसमें जो हम लोग पाठ्य वस्तु जो यूज़ करते हैं, ठीक है ना, उसको छोटे छोटे पदों में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। ताकि ये क्यों किया जाता है, ये इसलिए किया जाता है क्योंकि इससे क्या होगा कि बच्चा वो छात्र सक्रिय रहकर अपनी गति से आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो एक्टिव रहेगा, ठीक है। तो उस तरीके से वो क्या करेगा, आगे बढ़ता रहेगा, तथा अपना वो क्या करेगा, इवैल्यूएशन भी कर सकता है, ठीक है ना, मूल्यांकन भी करता रहेगा, ठीक है। तो ये अभिक्रमित अनुदेशन में ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। इसके हम लोग प्रिंसिपल्स, सिद्धांत थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। जैसे पहला जो सिद्धांत है वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप, ठीक है। वो जब भी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की बात होती है, ठीक है ना, उसमें सेल्फ लर्निंग की बात होती है, तो कोई भी स्टूडेंट क्या करेगा, वो स्मॉल स्टेप्स में चीज़ों को सीखेगा, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रिस्पॉन्डिंग, सक्रिय अनुक्रिया सिद्धांत, ठीक है। तो जब वो स्मॉल स्टेप्स में सीखेगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि वो रिस्पॉन्ड भी करेगा, ठीक है ना, वो एक्टिवली पार्ट ले पाएगा, ठीक है। पॉइंट थ्री, प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट फीडबैक। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो फीडबैक होता है ना, वो तुरंत मिल जाता है बच्चे को, ठीक है। तत्काल जो प्रतिक्रिया है वो तुरंत मिल जाता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की बात करें अगर, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेसिंग, स्वगति से सीखने का सिद्धांत, ठीक है। तो यही तो आंसर आया था हमारे क्वेश्चन में, ठीक है। तो सेल्फ पेसिंग मतलब जो बच्चा है वो अपनी खुद की जो है गति से वो सीख सकता है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ टेस्टिंग, इस प्रकार जब वो खुद सीखेगा किसी भी चीज़ को तो वो क्या कर पाएगा, वो अपनी सेल्फ टेस्टिंग भी कर पाएगा, ठीक है ना, स्व परीक्षण का सिद्धांत ये भी है, ठीक है। अच्छा, इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सपोज आप कोई गेम खेलते हो, जैसे एक गेम नहीं है, हिल क्लाइंबिंग रेसिंग वाला गेम, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आप जैसे पहला लेवल होता है, ठीक है। तो जब फर्स्ट लेवल में आप आते हो तो उसको वो जो आपकी जो बाइक है या फिर कुछ भी है वो क्या करता है कि वो उसको चलाते हो, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आप एक्टिवली उसमें पार्ट ले रहे हो, ठीक है ना, और स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में धीमे धीमे चलते हो, ठीक है। अगर सपोज़ आप बहुत स्पीड में भी चलाओगे, जो आपकी सपोज़ बाइक है या कुछ भी है, तो वो क्या होगा, वो गिर जाएगी, ठीक है, और उसमें उस गेम में आउट हो जाओगे। तो कि उसमें क्या करना होता है, उसमें आप स्मॉल स्टेप्स में धीमे धीमे चलते हो, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है कि सपोज़ आपने ब्रेक लगाया, ठीक है, एकदम से ब्रेक लगाया और उसमें उसमें आपकी डेथ हो गई, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आपको एक इमीडिएट फीडबैक मिला, ठीक है, इमीडिएट फीडबैक मिला कि अच्छा अब मुझे नेक्स्ट टाइम से ऐसे मुझे ब्रेक लगाना है, ठीक है, तो उसमें मैं आउट नहीं होऊंगा, ठीक है। तो एक तरीके से इसमें क्या है कि अपनी स्वगति से आप सीख रहे हो, ठीक है। बाकी इसमें सेल्फ टेस्टिंग भी आपकी हो रही है, ओके। तो आई थिंक इस एग्जांपल से आपको ये जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा सस्वर वाचन का भेद नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन देख लेते हैं। आदर्श वाचन होगा, या फिर अनुकरण वाचन, या फिर समवेत वाचन, या फिर गहन वाचन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 33 का ऑप्शन डी, गहन वाचन, ठीक है। तो सस्वर वाचन का जो भेद नहीं है, कौन सा नहीं है, गहन वाचन नहीं है, ठीक है। तो बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। जैसे आदर्श वाचन है, ठीक है। आदर्श वाचन क्या होता है, जब टीचर जब कोई चीज़ पढ़ाता है, ठीक है ना, तो स्टार्टिंग में ही जब वो कोई चीज़ एक्सप्लेन करता है, ठीक है, या फिर पढ़ाता है, तो वही जो चीज़ होती है उसको क्या बोलते हैं, आदर्श वाचन, ठीक है ना। नेक्स्ट फिर क्या करते हैं, जैसे बच्चे फिर अनुकरण करते हैं ना चीज़ों को, फिर वो
कॉपी करते हैं और उसको बोलते हैं फिर से दोबारा, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, वो उसको अनुकरण करते हैं, अनुकरण वाचन हो जाएगा। तो सस्वर वाचन का जो भेद आदर्श वाचन भी हो जाएगा, अनुकरण वाचन भी हो जाएगा। अच्छा, समवेत वाचन, समवेत वाचन क्या होता है, समवेत का जो अर्थ होता है उसको बोलते हैं सामूहिक, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं कि ग्रुप में कुछ जब जैसे नहीं बच्चे क्या करते हैं, ग्रुप में भी बोलते हैं, ठीक है, ग्रुप में उसको पढ़ते हैं, तो वो क्या हो जाता है, समवेत वाचन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो 33 का आंसर क्या हो जाएगा, गहन वाचन, डी ऑप्शन, गहन वाचन नहीं होगा, ठीक है। गहन वाचन क्या है, गहन वाचन में, गहन वाचन एक तरीके का मौन का प्रकार है, ठीक है ना, जिसमें बच्चे साइलेंट रहकर उसको गहराई से चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है, एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, ठीक है। तो इसमें एक अच्छे मूल्यांकन की कौन सी विशेषता है ये देख लेते हैं। ऑप्शन ए वैधता, ठीक है, ऑप्शन बी वस्तुनिष्ठता और ऑप्शन डी व्यापकता। तो ये सब तो अच्छे मूल्यांकन की विशेषता है, बट अगर हम ऑप्शन सी की बात करें तो ये आत्मनिष्ठता, ठीक है ना, ये जो है ऑप्शन अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं होगा। क्योंकि क्योंकि आत्मनिष्ठता का मतलब क्या होता है, ये आत्मनिर्भर की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसमें ये तो होगा नहीं, तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी के जो 3 ऑप्शन है उसको थोड़ा देख लेते हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपका हर पार्ट में पूछा जाता है, ठीक है ना। ये इवन सीडीपी में भी पूछ सकते हैं और इंग्लिश में, हिंदी में, ठीक है, मैथ्स में भी आ सकता है। तो काफी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। जैसे एक ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि एन असेसमेंट इज डैश इफ इट इज कंसिस्टेंटली अचीव्स द सेम रिजल्ट्स विद द सेम स्टूडेंट, ठीक है। तो ऑप्शन है वैलिड या फिर इनवैलिड या फिर रिलायबल या फिर अनरिलायबल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा रिलायबल। एक असेसमेंट, an assessment is reliable if it consistently achieves the same result with the same student, ठीक है। तो सेम स्टूडेंट्स के साथ अगर सेम रिजल्ट आ रहा है तो उस टेस्ट को हम क्या बोलेंगे कि वो रिलायबल है, नहीं तो नहीं है रिलायबल। ओके, तो वही है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टेस्ट, क्या है, रिलायबल, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या है, विश्वसनीयता। एंड असेसमेंट इज रिलायबल इफ इट कंसिस्टेंटली अचीव्स द सेम रिजल्ट विद द सेम स्टूडेंट्स, ठीक है। एक चीज और है वैलिडिटी, कोई भी टेस्ट अगर वैलिड है, ठीक है, या फिर वैधता, ये क्या होता है, कोई अगर टेस्ट मेजर किया जा रहा है, ठीक है ना, इफ अ टेस्ट मेजर्स व्हाट इट इज सपोज टू मेजर इट इज देन इट इज सेड टू बी वैलिड, तब वो टेस्ट क्या होगा, वैलिड होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। एक और चीज पूछ ली जाती है, यूजेबिलिटी। इफ अ टेस्ट इज इकोनॉमिकल, रेडी टू इंटरप्रेट, ठीक है, एबल टू बी एनालाइज एंड यूज्ड, देन इट इज कॉल्ड यूजेबल, ठीक है। तब इसको क्या बोल देंगे कि वो टेस्ट यूजेबल है, नहीं तो नहीं है। ओके, एक और चीज आ जाती है ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है, एक आ जाती है यूटिलिटी। तो ये इन सब के बारे में पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है, ये होता है निष्पक्षतावाद, ठीक है। यूटिलिटी मतलब क्या होता है, उपयोगितावाद, ठीक है। कोई टेस्ट अगर हो रहा है और अगर वो यूजफुल टेस्ट है, ठीक है ना, हमारे लिए यूजफुल है, तब उसको क्या बोल देंगे, वो हमारे लिए उपयोगी है, ठीक है, यूटिलिटी है, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी में क्या होता है, ऑब्जेक्टिविटी में ये होता है कि सपोज कोई टेस्ट हुआ, ठीक है ना, उसका जो रिजल्ट है वो एक टीचर ने उसका रिजल्ट निकाला, सपोज उसके उस एग्जाम में मान लो आ रहे हैं 75%, ठीक है। और एक फिर उसी टेस्ट को कोई दूसरा चेक करता है, दूसरा टीचर चेक करता है, अच्छा वो निकाल रहा है उसमें करीब 60%। तो ये जो टेस्ट है वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है ना। इसमें क्या है, ऑब्जेक्टिविटी इज नॉट देयर इन दैट टेस्ट, ठीक है। अगर सपोज सेम परसेंटेज आ रहे होते, ठीक है, तब हम उसको बोल देते कि वो टेस्ट उसमें ऑब्जेक्टिविटी है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा शास्त्री पढ़ाने से पहले लिखना सिखाने के पक्ष में है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है, हेलन पार्कहर्स्ट या फिर किलपैट्रिक या फिर स्टीवेंसन या फिर मारिया मॉन्टेसरी, ठीक है। तो इसका आंसर बहुत आसान है, 36 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, मारिया मॉन्टेसरी बात करती हैं। तो अच्छा, जनरली क्या होता है, जनरली होता है कि LSRW, ठीक है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है। लेकिन मारिया जो मॉन्टेसरी की अगर बात करें तो वो
वो क्या करती हैं कि जो राइटिंग है, ठीक है, ये पहले आ जाता है, ठीक है, और जो रीडिंग है वो बाद में जाता है। तो इनके अनुसार क्या होता है कि ये क्या सीक्वेंस हो जाता है, LSWR हो जाता है, ठीक है। लिसनिंग, स्पीकिंग, देन राइटिंग आ जाता है, फिर रीडिंग आ जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, मारिया मोंटेसरी। वही बात करें कि कौन सा शिक्षा शास्त्री पढ़ाने से पहले लिखना सिखाने के पक्ष में है। तो पढ़ाने से पहले क्या लिखने की कौन बात करता है, मारिया मोंटेसरी बात करती हैं। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 37, मौन पठन का क्या लाभ है, ये पूछा हुआ है, ठीक है। क्या होगा, उच्चारण अभ्यास हेतु अवसर मिलता है, ठीक है, स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है, या फिर पठन की शुद्धता, या फिर एकाग्रित होकर ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मौन पठन की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल है इसका 37 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है, ठीक है, मतलब कि इसमें सेल्फ स्टडी की जो प्रवृत्ति है वो विकसित होती है। अब ये ऑप्शन ए तो बिल्कुल नहीं होगा, जैसे यहाँ पे क्या है, उच्चारण की बात हो रही है। मौन पठन में थोड़ी ना उच्चारण होता है, ठीक है। पठन की शुद्धता, तो उसमें भी क्या है कि बच्चा बोलेगा तभी शुद्धता की जांच होगी, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। एकाग्रित होकर ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38, इसमें क्या है, बुलेटिन बोर्ड क्या है। बुलेटिन बोर्ड इसमें क्या है, या श्रव्य सामग्री होगा, या फिर दृश्य सामग्री, या फिर आयामी सामग्री, ठीक है, या फिर कोमल सामग्री। तो बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, बुलेटिन बोर्ड वो होता है जहां पे हम सपोज कोई नोटिस चिपका दें, ठीक है, तो वहां पे क्या है, तो वो विजुअल वाला है, ठीक है, वो दृश्य सामग्री है। तो ये तो बहुत आसान है, ना ही श्रव्य सामग्री होगा, ना ये कोई ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ना क्वेश्चन 39 सीसीई में व्यापकता का आशय निम्नांकित में से नहीं है, ठीक है। तो सीसी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीसी क्या होता है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, ठीक है। अगर इसमें हिंदी में बात करें तो सीसी को क्या बोलते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ठीक है। तो इसमें यही क्वेश्चन पूछा है कि व्यापकता का आशय इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या है, विषयों की व्यापकता, या फिर उपकरणों की व्यापकता, ठीक है, या फिर दायरे की व्यापकता, या फिर प्रश्नों की व्यापकता, ठीक है। तो अगर शुरू के हम 3 ऑप्शन देखें तो ये तो सीसी में आता ही है, ठीक है। जैसे ऑप्शन ए विषयों की व्यापकता, ये बिल्कुल आता है, ठीक है। बी भी आता है, सी भी आता है। प्रश्नों की व्यापकता ये नहीं आता है इसमें, ठीक है। तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, इसमें थोड़ा देख लेते हैं। जैसे विषयों की व्यापकता की अगर बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जितने भी हम लोग जैसे हम लोग सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सपोज जैसे मैंने 2009 में मैंने दिया था क्लास 10 का एग्जाम, ठीक है। तो जो सीसीई था उस समय नहीं था, आया तो था ही 2009 में, बट ये इम्प्लीमेंट हुआ था किसमें, 2010 में, ठीक है। जैसे 2010 में जिन्होंने बोर्ड का एग्जाम दिया होगा तो उनका जो रिपोर्ट कार्ड आया होगा सीबीएसई में, तो उनका रिपोर्ट कार्ड काफी मतलब बड़ा आया था, ठीक है ना, अलग सा रिपोर्ट कार्ड आया था, ठीक है। तो उसमें जो है सीसीई इम्प्लीमेंट हो गया था, लेकिन हमारे केस में नहीं हुआ था, ठीक है। तो विषयों की अगर व्यापकता की बात करें तो इसमें सब्जेक्ट क्या होता है कि जो इवेल्युएशन होता है, ठीक है ना, तो मतलब वो शुरू से ही चलता रहता है, ठीक है। जैसे कि मान लो सपोज जैसे 10th स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो एग्जाम कोई भी हुआ, टेस्ट हुआ, तो उसके भी मार्क्स वो लोग जोड़ेंगे, ठीक है। कोई लास्ट में एग्जाम हुआ तो वो भी जुड़ेंगे, कोई बीच में एग्जाम हो रहा है तो वो भी जुड़ेंगे, ठीक है। तो मतलब कि जितने भी सब्जेक्ट हैं, ठीक है, उसका ओवरऑल क्या है, इवेल्युएशन होता रहता है, ठीक है। फिर वो लास्ट में एग्जाम जो मार्क्स है उसके जुड़ते हैं। उपकरणों की व्यापकता की अगर बात करें तो इसमें क्या है कि कुछ उपकरण को यूज करते हैं इवेल्युएशन करने के लिए। जैसे सपोज इसमें क्या है कि पोर्टफोलियो मेथड का भी यूज करते हैं, ठीक है ना, प्रोजेक्ट मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आ जाता है किसमें, उपकरणों की व्यापकता में। अगर दायरे की व्यापकता की बात करें, ठीक है, तो इसमें थोड़ा दायरा क्या होता है, थोड़ा बढ़ जाता है। जैसे जैसे मान लो कि इसमें क्या है कि ओवरऑल बच्चे ने मतलब कैसे क्या क्या कर रहा है वो एग्जाम में, या फिर वो खेल में कैसा है, ठीक है ना, वो म्यूजिक में कैसा कर रहा है, ठीक है ना, तो उसके भी उसमें क्या होता है कि मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो आसान था ये, तो सीसीई में ये सब इन सब चीजों की बात होती है, ए बी सी की, बट प्रश्नों की व्यापकता ये नहीं बात होती, ठीक है। तो 39 का आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है, वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर होना चाहिए। तो ये तो बहुत आसान है, अरे प्राइमरी लेवल पे, प्राथमिक स्तर पे हो जाना चाहिए, ठीक है। स्पेलिंग के बारे में प्राथमिक स्तर पे हो जाना चाहिए। तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, प्राथमिक स्तर पर, ठीक है।
तो क्वेश्चन 31 से हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक कर लिया। तो इसमें आप देख रहे हो कि 10 क्वेश्चन सिर्फ पेडागोजी के पूछे गए हैं, ठीक है। बाकी जो 20 क्वेश्चन हैं वो आपके सिर्फ ग्रामर वाले आए हैं, ठीक है। तो रीट में क्या है कि मतलब पैटर्न थोड़ा अलग होता है। इसमें जैसे 20 क्वेश्चन ग्रामर के पूछ लिए और 10 क्वेश्चन पेडागोजी के पूछ लिए। सीटेट में क्या होता है, वहां पर 50-50 होता है। वहां पे मतलब 15 क्वेश्चन क्या होंगे तुम्हारे पेडागोजी के हो जाएंगे और 15 क्वेश्चन जो कंटेंट का हो जाएगा, ठीक है। उसमें हर पार्ट में होता है। लेकिन इसमें जैसे यूपी टेट की बात करें तो उसमें तो जो कंटेंट वाला जो पार्ट होता है वो काफी ज्यादा होता है, पेडागोजिकल तो मतलब कमी पूछी जाती है। तो हर एग्जाम में थोड़ा पैटर्न अलग होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार आपको तैयारी करनी होगी। चलिए ठीक है, अब क्वेश्चन किस पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी, वाक्य में प्रयुक्त साहस शब्द किस व्याकरण कोटि का है, ठीक है। तो इसमें ये इजी क्वेश्चन है, व्याकरण का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या है, साहस के बारे में पूछा है। तो साहस क्या है, विशेषण है। विशेषण वैसे भी कौन सा विशेषण, गुणवाचक, ठीक है ना। इसमें साहस क्या क्वालिटी की बात कर रहे हैं ना, तो आसान है कि इसमें क्या हो जाएगा, 41 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, गोमूत्र असाध्य रोगों के उपचार में भी उपयोगी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, भी रेखांकित शब्द में संदर्भ में उपयुक्त विकल्प क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे भी की बात हो रही है, ठीक है। तो भी यहाँ पे क्या है, इस पे जोर दिया जा रहा है, ठीक है। तो जब जोर दिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, निपात। और निपात किसका भेद होता है, किसका भेद होता है, अव्यय का भेद होता है, ठीक है। तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, अव्यय। 43, निम्नलिखित में से कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है, ठीक है। तो इसमें गलत वाला बताना है। तो मतलब ये तो आप देखो कितना कितना इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो वो सीधा दिख रहा है यहाँ पे, वर्णों के सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं। अच्छा ये बताओ, वर्णों के सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं कि शब्द बनते हैं, शब्द बनते हैं ना, तो यही गलत हो गया, ठीक है। तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। वर्णों के सार्थक समूह से क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं, और शब्दों के सार्थक समूह से क्या बनता है, वो वाक्य बनता है, ठीक है। बाकी ऑप्शन को भी चाहो तो देख लो, सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन बी, संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्यों को और या आदि समुच्चय बोधक अवयव से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी ठीक है। ऑप्शन सी, ऐसे वाक्य जिनमें एक प्रधान उपवाक्य हो तथा अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ये जो टॉपिक है, जैसे सरल वाक्य क्या होता है, संयुक्त वाक्य क्या होता है, मिश्र वाक्य क्या होता है, ठीक है ना, वर्णों के बारे में, तो ये सब अच्छे से पढ़ना होगा, ओके। तो 43 का आंसर क्या है, ऑप्शन डी, वर्णों के सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं, ये क्या है, गलत है, ठीक है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, यवन सैनिक घोड़े पर बैठकर आया, पर किले का दरवाजा बंद था। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया, चिड़िया पर फड़फड़ाकर उड़ गई। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त पर शब्द, ठीक है ना, पर शब्द के अर्थों का सही क्रम क्या है, ठीक है। तो इसमें पर शब्द के क्या सही क्रम बताना है। तो इसमें जैसे ऊपर, ठीक है ना, किंतु, ये सब चीजें यूज हो रही हैं, पंख, तो इसका क्या है, एक करेक्ट सीक्वेंस बताना है। तो जैसे पढ़ते हैं यवन सैनिक घोड़े पर बैठकर आया, ठीक है। तो यवन सैनिक घोड़े के ऊपर बैठकर आया, ठीक है। तो पहले क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं ऊपर कौन सा है, ये बी में है और डी में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, या तो बी होगा या तो डी होगा। पर किले का दरवाजा बंद था, ठीक है। तो ये अच्छा, ये बताओ क्या यहाँ पे पंख आएगा, पंख नहीं आएगा ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसके बाद किंतु आएगा, किंतु किले का दरवाजा बंद था। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया, चिड़िया पंख फड़फड़ाकर उड़ गई। तो बिल्कुल आसान था ये। 44 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 45, ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, और इसके बाद हमारा जो हिंदी के जो क्वेश्चन है पूरे 30 क्वेश्चन वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग इंग्लिश पर आएंगे, ओके। तो 45 में क्या बता रहा है, प्रकृति ने ग्रेनाइट तथा संगमरमर से मेरे क्षेत्र को नवाजा है, ठीक है। तो क्या ये ग्रेनाइट, संगमरमर, ये नवाजा, ये सब क्या है, ये सारे विदेशी शब्द हैं, ठीक है। तो मतलब बहुत बहुत आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है। इस वाक्य में रेखांकित शब्दों का क्रमशः सही भाषाई रूप कौन सा होगा, विदेशी। ग्रेनाइट भी क्या है, विदेशी शब्द है। संगमरमर, नवाजा, ये भी क्या है। तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। तो आप ये देख रहे हो कि मतलब इन्होंने जो इस बार का जो रीट का पेपर हुआ था उसमें कोई लेवल रखा ही नहीं ऐसे, मतलब कोई हिंदी में तो ऐसे कोई क्वेश्चन आया ही नहीं है तो जिसमें कि कोई दिमाग लगाना हो, ठीक है। तो बहुत बहुत ईजी था ये।